ठीक है, तो क्या सीखा हम लोगों ने आज? हम लोगों ने ये सीखा कि दो कंडीशन होती है, एक होती है, सबसे पहले हम यहाँ से आते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या सीखे, एक साहब थे जिनका नाम था गॉल्स, और उन्होंने क्या बताया कि फ्लावर जो होता है वो मॉडिफाइड शूट होता है, और जिस स्टाक पर फ्लावर लगता है, जिस डंठल पे लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, पेडिसिल, ठीक है। और पेडिसिल आगे जाकर के उसके ऊपर क्या लगता है, थैलेमस, थैलेमस के ऊपर ही जो बाकी की शूट होती है वो कंडेंस होकर के लगती है, लाइक तो कहेंगे सर जिस पर कैलिक्स लगता है, कोरोला लगता है, एंडोशियम लगता है और गाइनेशियम लगता है। नॉर्मली फ्लावर इस तरीके से होता है। अगर हम आगे की बात करें तो अगर कभी-कभी ऐसा होता है कि दो नोड के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, या कह सकते हैं इंटर नोड की लेंथ बढ़ जाती है, किसमें, तो कहेंगे सर अब मेरी बात को यहाँ पर समझो बेटा, कोई एक बच्चा देख ले, आप बाकी बच्चे मत देखें, हाँ वो देख ले और वो दूसरों को बता दे, ये है क्या है, 1 2 3 और ये है 4। अब मेरी बात को समझना, कोई भी चीज आकर के लगती है तो वो इस लाइन पर लगती है, किस पर लगती है, लाइन के बीच में कुछ नहीं लगता है। तो अगर मान लीजिए ये है आपका कैलिक्स यहाँ लगा है और ये लगता है आपका, इसके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई, मेरी बात को समझिएगा। तो यहाँ पर जो पत्ती लगेगी वो क्या लगेगी, तो कहेंगे सर वो लगेगी सेपल की, क्या लगेगी, टमाटर में जो हरा हरा दिखता है या फूल के नीचे जो हरा हरा दिखता है। और अगली पंखुड़ी कहाँ लगेगी, तो कहेंगे सर अगली पंखुड़ी लगेगी यहाँ, कहाँ लगेगी, और इसके बाद एक और लाइन, ये नॉर्मल है, तो अगली पंखुड़ी यहाँ लग गई, दैट इज स्टैमेन, और अगली वाली यहाँ लग गई, दैट इज इस पर लग गया आगे। नॉर्मली कैसे लगना चाहिए था, नॉर्मली ऐसे लगना चाहिए था, यहाँ आकर ये जो रीजन है ये थैलेमस है, यही तो ऐसे आगे से ऐसा बन जाएगा, फिर एक यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, और नॉर्मली तो ऐसा ही होना चाहिए था, हाँ नॉर्मली वैसा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन में ऐसा देखा गया कि इनके बीच की जो इंटरनोड लेंथ है ये बढ़ गई, और इस सिचुएशन वाले ऐसे फ्लावर, ऐसे प्लांट को हमने बोला एंथोफोर, क्या बोला, अब समझ में आ गया। तो इसका एग्जांपल क्या था, डाईएंथस। आपके लेवल पे ये जो एक प्लांट है साइलेंस प्लांट, सॉरी साइलीन प्लांट, ये आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब आपके एग्जाम में कभी नहीं आया आज तक, और ना कभी आएगा, ये सिलीन प्लांट कहते हैं। और दूसरा है आपका डाईएंथस। तो एनसीईआरटी ने जो एग्जाम्पल आज तक पढ़ाया है वो क्लास 11th में, वो है डाईएंथस का। तो कभी भी उनको क्वेश्चन पूछना होगा तो वो किससे रिलेट करेंगे, डाईएंथस। तो ये समझ में आया। तो एंथोफोर का एग्जाम्पल क्या हो गया, तो कहेंगे सर डाईएंथस। दूसरा क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है कि ये देखिए ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, नहीं है, ये नॉर्मल है, यहाँ लगा आपका, और ये आपका नॉर्मल है, यहाँ लग गया आपका कैलिक्स, और यहाँ लग गया आपका कोरोला। लेकिन ये वाले में ये डिस्टेंस बढ़ गई, और एंड्रोसियम कुछ ज़्यादा दूरी पर लगा है, और इसके बाद लग गया गाइनेशियम। बात समझ में आ गई। ये जो डिस्टेंस बढ़ेगी इस कंडीशन कहेंगे एंड्रोफोर, क्या कहेंगे, एंड्रोफोर। ऐसे बना लीजिए डायग्राम। एंड्रोफोर कंडीशन का एग्जांपल क्या है, तो कहेंगे सर पैसिफ्लोरा। क्या है, पैसिफ्लोरा। अगली कंडीशन है गाइनोफोर। नाम से ही समझ में आ रहा मुझे लगता है। अच्छा एक बार बताओ, जो औरतें होती हैं वो कपार खराब कर देती है ना आदमियों का, कपार है सर, राइट, कपार खा जाती हैं, नहीं जानते, मतलब मेरे जैसे गांव से कोई नहीं आता सर, हम आते हैं, बाकी बोलो से आ रहे हैं, हांगकांग के बच्चे बैठे हैं, कपार नहीं सुना होगा, यूरोप में बोलते हैं, स्पेनिश बोलते हैं, यूरोपियन बोलते हैं,
ठीक है, हाँ कपार इज वेरी इंग्लिश वर्ड, हाँ अंग्रेज बोलते थे। ठीक है चलिए, तो कैसे याद करेंगे? जो फीमेल लोग होती है क्या खा जाती है? कपार। तो अच्छा, गायनी शब्द, गायनकोलॉजिस्ट, गायनी शब्द किससे आता है? स्त्री, स्त्री। हाँ तो कहते हैं ना वो स्त्री कल आना। तो यहाँ पर देखिए गायनोफोर, नहीं देखा मूवी? एक मूवी थी ना स्त्री करके, हाँ कर यही सब देखते हैं। आज नवरात्रि का पावन अवसर है, तो आप लोगों ने स्टेटस में लगाया नहीं लगाया? कोई देखता नहीं, ठीक है जरूरी है। अच्छा इजराइल वाला लगाते हैं कि नहीं आप लोग? वो वॉर और वाला लगाते हैं। अपने देश की प्रॉब्लम नहीं दिख रही, समझ रही है। हम तो यही देखते हैं कि मतलब जो देश बैठे, वैसे नहीं कहना चाहिए भाई, ठीक है ये गलत बात है, इतना मजाक वाला शब्द नहीं है होना चाहिए इनके लिए। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे आसपास बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, तो पहले अपने यहाँ फोकस कर लेना चाहिए। लद्दाख की एक बड़ी प्रॉब्लम अपने आप शुरू हो गई है। वो मतलब चाइना वालों का तो मजाक चल रहा होता है, कहीं अगल बगल कहीं कब्जा कर लेते हैं। पता है यार ये कितनी गलत बात है। हमारी बंजर मतलब उनके हिसाब से बैरन लैंड है, खैर हमारे देश का हिस्सा है, तो उसको हम नहीं छोड़ रहे। बहुत बहुत बदतमीज टाइप के लोग हैं यार इन लोग। थोड़ा आप लोग डेवलप करिए, देश को कुछ आगे आगे बढ़ाइए, और उसके बाद हम लोग चाइना में कब्जा करेंगे। 4 साल तक खुद ही नहीं कोई जा रहा है। ठीक है हाँ, 4 साल बाद हाँ सर नीट निकल जाए, MBBS कंप्लीट हो जाए, फिर आर्मी वालों की बात कर रहा हूँ, आर्मी वालों की बात कर रहा हूँ। 4 साल की नौकरी में कौन जाएगा उतनी मेहनत? हाँ कह रहे देखिए 4 साल की नौकरी में कौन करेगा, ये सब सही बात है। अब क्या करेंगे? ये देखिए ये जो कंडीशन है इसमें क्या हो रहा है, एंड्रोशियम और गायनोशियम के बीच में, तो लिखो हेडिंग डालो, लिखो गायनो देश का कुछ सिस्टम बिगड़ सा गया है ना, मतलब इनसिक्योरिटीज, जॉब इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, तो पॉलिटिकल इनसिक्योरिटीज बढ़ रही हैं। देखो हर चीज में नहीं, मैं मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जितना हम लोग ये नेता और अभिनेता के पीछे भागते हैं, उससे ज़्यादा हमको भागने की ज़रूरत है जिन अधिकारियों के आसपास ये सारी पावर हैं। आपको लगता होगा कि ये सब कुछ नेता करा रहे हैं, नेता बेचारे कुछ नहीं करा पा रहे हैं, वो अलग मनी लॉन्ड्रिंग करा रहे हैं, वो अलग काम कर रहे हैं। ये जो काम है ना, ये जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर, ये जितने भी ऑफिशियल वर्क्स होते हैं, ये एक्चुअल में आपके जो ऑफिसेज होते हैं वहाँ के एम्प्लॉयज ये सब कुछ कर रहे हैं। ये नेता बेचारे सिर्फ वो कहता है ये कहते हैं हाँ, वो कहता है ये कहते हैं ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, ना इनको इतना पता होता। आप आपने देखा होगा एक मिनिस्टर है हमारे, रेलवे मिनिस्टर जो है, उनका काम मुझे अच्छा लगता है। वो उनको जो है डेप्थ नॉलेज जो है, अपने फील्ड की नॉलेज है, वो उनके आदमी उनके अंदर दिखती है। इस सेम चीज़ आपको नितिन गडकरी जी में रिफ्लेक्ट करेगी कि वो जो काम लीडरशिप, देखो नेता का मतलब है कि लीड करना, किसी भी डिसीजन को, किसी भी प्रोजेक्ट को लीड करना, और वो लीडरशिप क्वालिटी दिखती है कि अगर वो लीड कर रहे हैं तो वो उसमें इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं कि पाना लेके खड़े हैं और रिंच टाइट कर रहे हैं और तारकोल मिला के रोड पे लगा रहे हैं, नहीं, मतलब वो पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व है। इस पूरे प्रोसेस में जो चीज़ें हो रही है, उस पूरे चीज़ों में भी वो इन्वॉल्व है। तो तब आप उस चीज़ को कि जो जब आप वो काम खुद करते हो, उस चीज़ में खुद इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें ग्रोथ होती है। तो नेताओं का काम होता है कि जो भी स्ट्रक्चर हो रहा है, जो भी प्लानिंग चल रही है, जो भी सिस्टम वर्क कर रहा है, उस सिस्टम में आकर के उन पर निगरानी करें, उनको जो है उनके काम को एक्सेलरेट करें। या ऐसा नहीं है ज़रूरी कि नेता का काम सिर्फ ये नहीं है कि जनता का सुख देखे, नेता का काम ये भी है कि जो एम्प्लॉयज़ इन चीज़ों को कर रहे हैं, जो वर्कर्स कर रहे हैं, उनकी कैसी कंडीशन है, राइट?
आपका काम है लीड करना। देखो कितनी अजीब सी बात है कि मुझे वो नेताओं को ज्ञान देना पड़ रहा, आपके थ्रू बताना पड़ रहा है। आपके आसपास कोई नेता हो जाकर बताएगा गुरु आपका काम कुछ और है, आप कर कुछ और रहे हो। आप लोगों के साथ इंगेज होकर, इन्वॉल्व होकर के उस चीज को जो है सही से कैटेलाइज करिए, एक्सेलरेट करिए। यही तो नहीं पता, ठीक है। तो क्या हो गया भैया, एग्जाम्पल क्या है, पेपायरस। ठीक है, आज के टाइम पे एक सिस्टम बन गया है कि बिचिंग से लोग अपने आप को बेहतर साबित करते हैं। जैसे किसी की बिचिंग करना, किसी को आप जो है बुली कर दो या अग्रेसिव कुछ भी बोल दो या किसी के लिए गलत बोल दो और तुम बेहतर साबित होगे एंटी पार्टी की नज़र में। नहीं समझे? कुछ आपके चाहने वाले तो कुछ उनके चाहने वाले हैं, इनको बोलोगे ये मिलेंगे, इनको बोलोगे ये मिलेंगे, तो ऐसे 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 चल रहा होता है। कुछ दोनों तरफ से होते हैं, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है। हमें आपको ये बात समझना पड़ेगा कि हम किस चीज़ के लिए किसको यूज़ कर, मतलब हमें भी यूज़ करना आना चाहिए। सिर्फ हम ही लोग यूज़ होते रहेंगे क्या? 500 रुपये का चुनाव के एक दिन पहले मिल गया, अभी मिलेगा, अभी एग्जाम के चुनाव पहले जो है ऑफर आएगा। एक अंगूठा लगाने 500 रुपये मिल रहा, क्या जा रहा? तो ये सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए। वो सोचिए वो जो 500 दे रहा है वो आपसे वसूलेगा भी तो। चलिए, एंड्रोफोर और गाइनोफोर आर प्रेजेंट इन सेम फ्लावर, देन इट इज कॉल्ड एज गाइनोएंड्रोफोर या एंड्रोगाइनोफोर। एग्जांपल है गाइनेंड्रोप्सिस, पेंटाफाइला या इसी को कहते हैं स्लियोम। ठीक है, चलो एक चीज समझ लो, ऐसा बनाना। यही तो पढ़ा था अभी। अब एक चीज ऐसे बनाओ, इस कंडीशन कहेंगे गाइनो एंड्रोफोर या एंड्रो गाइनोफोर। ठीक है, एग्जांपल लिख लो गाइनेंड्रोप्सिस, बस। लिख लो गाइनेंड्रोप्सिस। गाइनेंड्रोप्सिस। चलो एक शब्द लिखो, मोनोकार्पिक प्लांट। कौन सा प्लांट? मोनोकार्पिक प्लांट। अब ये ऐसे प्लांट होते हैं, ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इन विच fruiting takes place only once in a life। तो ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं? मोनोकार्पिक प्लांट। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात समझो कि कोई भी प्लांट जो है वो कई स्टेजेस लाइफ साइकिल में कंप्लीट करता है। सबसे पहली होती है वेजिटेटिव फेज, फिर आता है जुवेनाइल फेज, फिर आता है रिप्रोडक्टिव फेज और फिर आता है एडल्ट, और उसके बाद उसी को सेनेसेंट फेज भी कहते हैं। कि जैसे हमारी आपकी बचपना, उसके बाद युवावस्था, फिर जवानी, हाँ, फिर एडल्ट, अरे यंग के बाद एडल्ट, एडल्ट के बाद ओल्ड के बाद मर गए। ठीक है यार, ऐसे बोल रहे मर गए ऐसे, ठीक है।
लाइफ साइकिल लिखिए वेजिटेटिव, या इसी को हम क्या कहते हैं जुवेनाइल फेज। ये कैसी फेज होती है तो कहेंगे सर प्री रिप्रोडक्टिव। इसके बाद आता है आपका रिप्रोडक्टिव फेज, ये सबसे एक्टिव फेज होती है। और इसके बाद आती है आपकी सेनेसेंट फेज। ठीक है, अब देखो होता क्या है, अब मेरी बात को समझिए। अगर आप जो है एनुअल या बाइनियल प्लांट को लीजिए, लाइक कैरेट, ठीक है, कैरेट का प्लांट हो या कोई भी ऐसा एनुअल जिसमें 1 साल की लाइफ साइकिल हो। एनुअल और बाइनियल प्लांट में वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव जब फ्लावर बनता है और उसके बाद वो बूढ़ा होना, सीड बनना और उसके बाद वो मरने की कगार पे आना, वो तीनों फेज पता चलती है भैया 2 महीना 4 महीना ऐसा रहा, 3 महीना ऐसा रहा, आगे के 3 महीने ऐसे रहेगा। लेकिन जब आप मैंगो को देखते हैं तो मैंगो के प्लांट में वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज आते के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन हाँ ये है कि पता चल जाता है कि अरे भैया 2 साल हो गए, अब इन्हें फूल लाना शुरू होगा, बस समझ 2 साल 3 साल जो भी रहा होगा। लेकिन रिप्रोडक्टिव फेज से लेकर के सेनेसेंट फेज के बीच में पता नहीं है कि पेड़ रिप्रोडक्टिव से एडल्ट हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, या ये ऐसा ही चलता रहेगा, कि इसको देखने में बहुत लंबा समय जाने वाला है। तो इनको डिस्टिंग्विश करना, ये कौन सी फेज में प्लांट है, मैंगो एडल्ट फेज में है या सेनेसेंट फेज में है या रिप्रोडक्टिव फेज में, ये पता करना थोड़ा सा मुश्किल है इन कंपैरिजन एनुअल या बाइनियल प्लांट। एनुअल या बाइनियल प्लांट में जो तीनों फेजेस होते हैं वो क्लियर कट पता चल जाते हैं। पेरिनियल प्लांट में ऐसा नहीं होता, पता नहीं चलता, क्योंकि उनका लाइफ स्पैन बहुत बड़ा होता है। चलिए, एक कंडीशन है पॉलीकार्पिक। कौन सी? पॉलीकार्पिक प्लांट, या इसी को हम कहते हैं, लिखिए, इसमें जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग है वो एक ही बार आती है कि बहुत बार आती है। मैंगो और कैरेट लगाना हो आपको खेत में, तो किसमें एक बार फल आएगा? कैरेट एक ही बार आएगा बेटा, कैरेट में एक बार ही फल आता है, उसके बाद कैरेट काट के फिर लगा दोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, तो कैरेट कैसा हो गया? तो कहेंगे सर मोनोकार्पिक। तो लिखिए पॉलीकार्पिक में लिखिए प्लांट इन विच फ्लावरिंग। वैसे कैरेट का फूड से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो शूट रूट मॉडिफिकेशन है। कैसा है? रूट। तो कैरेट एक अच्छा एग्जांपल नहीं है, आप कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं। तो प्लांट इन विच फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग लिखो takes place many times in their entire life। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए पेरेनियल प्लांट, जैसे, ठीक है। अब मोनोकार्पिक पीछे आपने लिखा था ना, उसमें 2 एग्जांपल लिखना। किसमें? मोनोकार्पिक में लिखा था ना, उसमें कैरेट तो नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे तो रूट होती है। यहाँ पे एग्जांपल लिखना बैम्बू, और दूसरा लिखना अगेव। इसका बैम्बू और अगेव। एक और होता है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, इसका एग्जांपल लिखो, जो है पेरिनियल प्लांट है लेकिन ये मोनोकार्पिक है। तो एक एक्सेप्शनल, देखो मोनोकार्पिक हम लोग ने क्या लिखा था, जहां लिखा था जनरली क्या एनुअल और बाइनियल प्लांट्स, वही लिख लेना जहां मोनोकार्पिक लिखा था। और पॉलीकार्पिक कौन से होते हैं प्लांट, कैसे होते हैं? पेरेनियल। कौन से? पेरेनियल। लेकिन एक प्लांट है, अब देखो ये जो एग्जांपल है तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना,
सड़े हुए अंडे जैसी बदबू आती है फूल में, हाँ सड़ी हुई मछली जैसी, ऐसा फूल जो ऐसी बदबू दे रहा है और दुनिया उसको देखने जाती है तमिलनाडु में। 12 साल में एक बार। ठीक है, हाँ 12 साल में एक बार होता है, कि 2018 में हुआ था, फिर होगा 2018 से 12 साल देख लेना 30। कब आएगा। ठीक है, 2030 में फिर देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर हमको क्या सीखना है, केवल एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट क्या हो गया, स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। ठीक है, ये कैसा है, पेरेनियल। कैसा प्लांट है, पेरेनियल प्लांट है। मतलब प्लांट पेरेनियल है, लेकिन फ्लावरिंग कितने बार होगी, सिर्फ एक बार, या फ्रूटिंग। चलिए देखिए लिखा हुआ है, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो यहाँ पर हमको किसकी जरूरत पड़ती है, गैमीट की। तो हमको क्या चाहिए, पहली कंडीशन होती है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ क्या, गैमीट्स। और दूसरी चीज जो हमें चाहिए वो क्या होती है, फ्यूजन ऑफ गैमीट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तीसरी बात लिखी है कि ये कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है। कैसा है, कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है। ठीक है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना तो हमको गैमीट की जरूरत पड़ती है, ना ही वहां पर फर्टिलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, और वो एक क्विक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, सिंपल और क्विक प्रोसेस है। चलिए हेडिंग डालिए, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। सबसे पहले लिखिए, सबसे ऐसे डैश करके ऐसे करके लिखिए, नंबर 1 गैमीटोजेनेसिस, और साथ साथ में गैमीट ट्रांसफर। क्या, गैमीट ट्रांसफर, गैमीटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफर। ठीक है, गैमीट बना तो मेल पार्ट से जाएगा कहाँ पर, फीमेल पार्ट तक लेके जाने वाले को क्या कहेंगे, पॉलिनेटर। और इस प्रक्रिया क्या कहेंगे, पॉलिनेशन। क्या कहेंगे, पॉलिनेशन। देखो क्या होता है कि सबसे पहले फ्लोरल प्राइमोर्डियम बनता है। फ्लोरल प्राइमोर्डियम का मतलब क्या है कि कुछ सेल ऐसी होती है जो आगे चल करके फ्लोरल बड या इन्फ्लोरेसेंस में डिफरेंशिएट होगी। और ये सारा काम, डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन का जो सारा काम होता है, ये सब कराते हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। क्या कौन कराता है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन। माफ करना, हार्मोन इन्फ्लुएंस करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, पीजीआरस। क्या कहते हैं, पीजीआरस। तो हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये इनको इन्फ्लुएंस करते हैं और क्या कराते हैं, तो कहेंगे सर डेवलपमेंट कराते हैं, डिफरेंशिएशन कराते हैं, या हम इसी को कह सकते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस में पार्टिसिपेट करते हैं। किसमें, स्ट्रक्चरल चेंजेस में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या कराते हैं, तो कहेंगे सर फ्लोरल प्राइमोर्डियम को फुल्ली इन्फ्लोरेसेंस में कन्वर्ट कराते हैं। ये जो इन्फ्लोरेसेंस है यही फ्लोरल बड्स होती हैं, और जो आगे चल करके डिफरेंशिएट होते हैं किसमें, तो कहेंगे फ्लावर में। और फ्लावर का जो मेन पार्ट है वो क्या करना, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को बियर करना। अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, एंडोमेट्रियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, गाइनोशियम। तो मैंने सिंपली ए और जी लिख दिया, आपको समझ में आ रहा है। चलिए नोट करिए। चलिए, तो ये है ट्रांसवर्स सेक्शन, मतलब इसको हम लोगों ने कैसे काट दिया है, ऐसे काटा है आपने, देखो इस तरीके से, जैसे गर्दन कटती है सुदर्शन चक्र से, वैसे ही जब इसका आपने ट्रांसफर सेक्शन देखा तो हमको कुछ ये इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक बात को देखिए, ये जो है
इसके अंदर दो लोब दिख रहे हैं, बाई लोब। ये पूरे के पूरे को एक थीका कहते हैं, इसको एक थीका ये, एक थीका ये, तो इसको डाईथीकस कहते हैं। क्या कहते हैं? डाईथीकस। तो 60% नॉर्मली एंजियोस्पर्म कैसी कंडीशन में होते हैं? डाईथीकस। बचे हुए किसमें? मोनोथीकस कंडीशन में। ठीक है, तो वो ये कैसे होंगे? तो कहेंगे सर 4 लोब है, एक में 2 लोब, तो दोनों में 4। ठीक है, चलो अब यहाँ पर कुछ चीजें को देखिए। एक शब्द लिखा हुआ है माइक्रोस्पोरेंजियम, एक शब्द लिखा है माइक्रोस्पोरोस। ये 2 शब्द को पकड़िएगा और सब कुछ तो आपको आता है। ये देखो कार्पेल स्टाइल स्टिग्मा, ठीक है। और ये क्या है? तो कहेंगे सर ये वाला जो पार्ट है ये एंथर, ये हो गया फिलामेंट, कॉमनली कहेंगे स्टैमेन, ये है सेपल और ये है पंखुड़ियां पेटल। ठीक है, अब आगे चलो। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ही हम क्या कहते हैं? एंड्रोजियम। ठीक है, अब लिखा क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ व्हर्ल ऑफ स्टैमेन, नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टैमेन आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। स्टैमेन बोलो या माइक्रोस्पोरोफिल बोलो, एक ही बात है। तो हम लोग ने बात की है, राइट। अब हम लोग आगे की बात करते हैं कि एक नॉर्मल जो स्टैमेन होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है आपका फिलामेंट और दूसरा होता है एंथर। जो प्रॉक्सिमल एंड है फिलामेंट का वो किससे अटैच होता है? थैलेमस पेटल या एक और शब्द और बोला था टेपल। क्या बोला था? टेपल। कल ही लिखवाया है। ये सारी बातें हो चुकी हैं। इसमें से कुछ नहीं हुआ होगा तो ये लिख लो खाली। लास्ट क्लास में लिखवाया था ना, ये सब कुछ लिखवा रखा है लास्ट क्लास की। अगर आप लास्ट सेशन उठा करके देखोगे और अगर इसको लिखना है तो मैं लिखवा सकता हूँ, ऐसे लिखवा सकता हूँ। मुझे अगर लिखना होगा इस चीज़ को तो मैं ऐसे लिखूंगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसको हम क्या कहेंगे? एंड्रोजियम। और ये इसको हम लोगों ने ऐसे किया था, बहुत सारे स्टैमेन मिला करके हमने क्या बनाया था? एंड्रोजियम। एक बात लिख रहा था, नंबर एंड लेंथ क्या होते हैं? वेरिएबल। फ्लावर्स of different species। स्टैमेन बोले या माइक्रो स्पोरोफिल बोले, एक ही बात। अब यहाँ पर देखिए एक स्टार वगैरह से स्टैमेन is equal to filament plus anther। फिलामेंट में देखिए लॉन्ग और थिन स्टार। अब ऐसे बनाना है फिलामेंट को, ऐसे बनाना है थैलेमस को, और यहाँ पर बनाना है इस एंड को कहेंगे हम डिस्टल एंड और इस एंड को कहेंगे प्रॉक्सिमल एंड। ये जो आपका प्रॉक्सिमल एंड है, this proximal end is attached to किससे कहेंगे? थैलेमस या पेटल या टेपल।
ठीक है, अब एक शब्द समझिए, ये है आपका एंथर और इस रीजन को कहते हैं कनेक्टिव। क्या कहते हैं? कनेक्टिव। ठीक है, चलो इसके पहले हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है। यहाँ देखो, यहाँ जो एंथर होता है वो जनरली कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है और एक लोब में कितने थीका होते हैं? 2 थीका होते हैं, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं? डाइथीकस कंडीशन। ठीक है, क्या कंडीशन हो गई? डाइथीकस कंडीशन। ये जो ये ग्रूव है, ये देखो ये वाला ग्रूव, अगर तुम इसको इनडायरेक्टली देखो, खाली फील कर पा रहे हो? कैसे बताओ? ये देखो, मेरी सैलरी हो जाएगी, काट लेते हैं, सैलरी काट लेते हैं लोग। कोई भी चीज़ अगर जो है डैमेज हम करते हैं, मेरी तनख्वाह कट जाएगा, इसीलिए कहते हैं आप लोग अच्छे से पढ़िए। यहाँ तक समझिए, इसको ऐसे समझिए, ये एक लोब है, क्या है? ये देखिए, ये 2 लोब बन गए, और जब आप इसको सामने से देख रहे हैं, ये जो लाइन आ रही है, जो ऐसे करते हो, ये वाली लाइन बाल काला करने के लिए, इस लाइन को हम थीका कहते हैं। क्या कहेंगे? थीका। तो इसकी वजह से ये 2 लोब में ब्रेक हो गए, तो कंडीशन क्या गई? डाइथीकस। ठीक है, बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? तो ऐसे क्या हो गए? डाइथीकस। कैसी हो गई कंडीशन? डाइथीकस। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, और मतलब एक लोब में 2 लोब में 2, ठीक है, ये हो गया माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, अब देखो, 1 एंथर, जैसे मैं लिख रहा हूं, इज इक्वल टू 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, और ये डेवलप होता है किसमें? पॉलन सैक में। किसमें? एक पाउच की तरह। ठीक है, एंड इट एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडिनली, ठीक है, थ्रू आउट लेंथ ऑफ एन एंथर। देखो मैंने बनाया भी है पाउच की तरह। ठीक है, इट इज पैक्ड विद या बियर, तो कहेंगे सर यहीं पे आ गया पॉलन ग्रेन। क्या आ गया? तुम्हारा काम का चीज। ठीक है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया कंडीशन कहते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन। ये सब शब्द बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, और कोई भी एंथर कैसा होगा?
तो इसमें 3 शब्द एग्जाम में आते हैं। एक होता है बाइलोब डाइथिकस और एक होता है टेट्रा स्पोरेंजिएट। ठीक है, बस समझ आ गई? नोट करिए। वो क्या लिखेंगे? एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ एंथर। अच्छा, एम से मालवेसी और एम से जो कुछ भी तुम सुनना वही उसका आंसर होगा। क्या सुनना? एम से मालवेसी और एम से मालवेसी एक फैमिली है, ठीक है, तो एम से कुछ भी सुनना तो वो उसका आंसर होगा। जैसे एम से मालवेसी और मोनोथीकस कंडीशन किससे शुरू होती है? एम से, तो आंसर क्या है? तो ऐसे ही सब तरीका है, सिखाएंगे, ट्रिक सिखाएंगे। मालवेसी में एक ट्विस्ट है, सर एक बार फिर से करिए। एक्सटेंड, यहाँ लिखा है बेटा, एक्सटेंड longitudinally all through the length of hand। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।